मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक कला एवं वाणिज्य संकाय में 5 अंक के प्रश्न को लेकर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम देखेंगे 5 अंक के प्रश्न। 5 अंक के प्रश्नों में यूनिट 2 से 5 अंक का एक प्रश्न आना है। इसमें कुल 17 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 अंक का एक प्रश्न आना है। तो प्रारंभ करते हैं। इस यूनिट से पहला प्रश्न है कि उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या चित्र द्वारा कीजिए। तो सबसे पहले हमें उपयोगिता ह्रास नियम समझना ही क्या है। ह्रास यानी होता है घटना, और उपयोगिता जैसे अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, उपयोगिता किसी उपभोक्ता को वस्तु का उपयोग करने पर जो संतुष्टि मिलती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता का ह्रास होता है इस नियम में, उपयोगिता घटती जाती है। तो व्याख्या में लिखा हुआ है जैसे कि उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल। इसका आशय ये है कि उपयोगिता ह्रास नियम ये है, सभी में व्याप्त है, सभी के साथ ये होता है कि हम वस्तु जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ उपयोगिता का ह्रास होता है। अब किस प्रकार से आगे हम इसकी व्याख्या देखेंगे। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है। उपभोक्ता का व्यवहार यानी जो वस्तु का उपभोग कर रहा है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर, जब उपभोक्ता एक नहीं एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, तो ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों, अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां यानी 2 के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, तो वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी जब वो तीसरे से चौथी, चौथी से पांचवी जो इकाई उपभोग की उससे जो उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत यानी अंतिम इकाई से जो उपयोगिता मिलेगी, जैसे जैसे इकाई बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कहलाती है सीमांत उपयोगिता। उत्तरोत्तर घटती या गिरती जाती है। उत्तरोत्तर यानी क्रमशः एक के बाद दो, दो के बाद तीन, जो भी हम क्रमशः जब उपभोग करेंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। तो उपयुक्त ह्रास नियम से आशय यही है। इसको हम पहले हम तालिका से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मान्यता देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सीधे केवल ये तालिका देखेंगे हम कि वस्तु है इसमें रोटी, रोटी की इकाइयां, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है ये सीमांत संतुष्टि। तो अब रोटी की इकाइयां, इसको बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि जब मान लीजिए आप स्कूल से घर गए शाम को, तो उसके बाद आपको बहुत तेज भूख लगती है, तो जैसे ही आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, उससे आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो उससे उपयोगिता जो मिल रही है कितनी मिल रही है, 5। तो उपयोगिता यदि 5 मिल रही है पहली इकाई से, तो हम देखेंगे कि ये सबसे अधिक उपयोगिता है। अब क्रमशः हम दूसरी रोटी का उपभोग करेंगे, दूसरी रोटी खाएंगे, तो अब पहली रोटी तो हम खा चुके हैं, हमें कुछ अच्छी संतुष्टि मिल चुकी है। तो अब दूसरी रोटी से हमें पहली रोटी के बराबर संतुष्टि नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन पहली की अपेक्षा दूसरी से हमको कम मिल रही, तो यही होने वाला ह्रास है। दूसरी रोटी से सीमांत उपयोगिता हमें मिल रही है 4, फिर तीसरी रोटी का उपभोग किया तो 4 से कम 3, फिर चौथी रोटी का उपभोग किया तो 3 से कम होकर 2 हो गई, फिर पांचवी रोटी का उपभोग किया तो 1। अब हमारा पेट भर गया है। पांचवी रोटी से हमें जो एक उपयोगिता मिली, अब यदि हम छठवीं रोटी जबरदस्ती भी खाएंगे तो हमें उससे उपयोगिता, कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो ये एक बिंदु पर आकर शून्य हो गई है, हमें कोई उपयोगिता नहीं मिल रही। इसके बाद भी यदि हमने जबरदस्ती एक रोटी खा ली तो उससे उपयोगिता हमें ऋणात्मक मिलेगी, हमको डाइजेस्ट नहीं होगी, हमको वो नुकसान कर जाएगी। तो सातवीं रोटी से हमें क्रमशः ऋण 1 उपयोगिता मिल रही। तो इन इकाइयों में हम क्या देख रहे हैं कि रोटी की इकाइयों का हम जैसे जैसे उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे जो सीमांत तुष्टिगुण या जिसे हम उपयोगिता कहते हैं, ये क्रमशः घट रही है, फिर शून्य हो गई, फिर ऋणात्मक। अब ये जो अपन ने देखा तालिका, इस तालिका में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है, लेकिन ये लागू होता है इसके पहले हमें कुछ मान्यता भी देखनी है। जैसे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील से आशय है कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। यदि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भूख लगने पर भी खाना नहीं खाएगा, या खाया हुआ है तो भी वो नहीं बताएगा कि उसे संतुष्टि मिल रही है, उसे एहसास ही नहीं होगा। यानी उपभोक्ता एक सामान्य व्यक्ति है, वह अपनी विवेक का प्रयोग करते हुए जो है उपयोगिता ले रहा है। फिर दूसरी मान्यता है कि वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को मापा जा सकता है। जैसे अभी अपन ने देखा था कि पहली रोटी से 5 उपयोगिता मिल रही थी, 4, तो ये अंकों में
अब इसमें क्यों लिखा अपन ने कि मान्यता में उपयोगिता मापा जा सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा था उपयोगिता की परिभाषा में उपयोगिता के गुण है। तो गुण जो होते हैं उनको हम केवल एहसास करते हैं, माप नहीं सकते, लेकिन इसमें हम मान लेते हैं कि इस नियम के अंतर्गत उपयोगिता को हम अंकों से माप सकते हैं। फिर तीसरी मान्यता है कि इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जा सकता है। जब हम इकाई का उपभोग करेंगे तो उन इकाइयों का प्रयोग करने के लिए हम मुद्रा का भी उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ तो अपन ने रोटी का उदाहरण देखा, तो यदि हम बाहर होटल में खाएंगे रोटी तो पैसे से, या दूसरी वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, यदि हम पेन खरीद रहे हैं, कॉपी खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हम मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगली मान्यता है कि वस्तु की इकाइयां, गुण, आकार उसमें एक समान होनी चाहिए। यानी जैसे अभी अपन रोटी का उपभोग कर रहे थे, तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, जितनी भी रोटियां खा रहे हैं वो एक समान गुण वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रोटी हमने कच्ची सेक दी, एक ज्यादा जला दी, तब तो हमें उपयोगिता अलग अलग मिलेगी। फिर आकार में भी एक समान होने चाहिए, यानी जितनी बड़ी एक पर्याप्त रोटी का आकार है उतनी ही बड़ी रोटी होनी चाहिए। यदि हम बहुत छोटी छोटी रोटी बना देंगे तो हमें तो उपयोगिता बढ़ते क्रम में मिलेगी ना, और यदि बहुत बड़ी हमने एक रोटी बना दी तो हमारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी एक ही रोटी में। तो आकार में भी एक समान होने चाहिए जिस वस्तु को उपभोग कर रहे हैं, और गुण में भी एक समान होनी चाहिए। फिर अंतिम मान्यता है कि उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा। यानी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसे वो वस्तु पसंद होनी चाहिए, उसकी आय भी जो है वो भी निश्चित होनी चाहिए। क्या होगा यदि आय बढ़ गई या कम हो गई? यदि बढ़ गई आय तो वो वस्तु, दूसरी वस्तु खरीद लेगा, या कम हो गई तो वह अगली इकाई खरीदेगा ही नहीं, तब मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बस उपभोक्ता जो है वस्तु का उपयोग लगातार करे, अपनी पसंद से करे, और फैशन में भी कोई परिवर्तन, फैशन परिवर्तित हो गई तो वो वस्तु उसको बिल्कुल नहीं चाहिए होगी, वही वस्तु चाहिए होगी जो फैशन में होगी, तब उसे उपयोगिता उससे नहीं मिलेगी। तो मान्यताओं का आशय ये है कि ऐसी बातें ये होंगी तभी जो उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू होगा। अब पुनः हम देखेंगे कि जो अपन ने तालिका देखी थी, इस तालिका के अनुसार चित्र बना हुआ है। मार्शल ने भी अपनी परिभाषा दी है कि किसी व्यक्ति को उसके पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह उस वस्तु की मांग में होने वाली वृद्धि के साथ घटता जाता है। तो इसी बात को मार्शल ने अपने शब्दों में कहा है, तो आप परिभाषा याद करके भी लिख सकते हैं ये। तो मेरे अंदाज से अब आप परिभाषा को याद नहीं करोगे, जो अपने सामान्य अर्थों में हम लिख सकते हैं, तो तालिका के अनुसार हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की जैसे जैसे क्रमशः इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता उत्तरोत्तर एक बिंदु तक घटती जाती है, एक बिंदु पर शून्य हो जाती है, और उसके बाद भी यदि वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उपयोगिता ऋणात्मक मिलती है। इसी को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि एक्स अक्ष में रोटी की इकाइयां दिखाई गई हैं और वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता दिखाई गई है। अब रोटी की इकाइयों 1 से लेकर 7 तक लिखी हुई हैं। इसी प्रकार से उपयोगिता, तो ये जो विभिन्न बिंदु बन रहे हैं, पहली रोटी खाने से उपयोगिता कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। फिर दूसरी रोटी खाने से कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है, तो इसको अपन ने बताया ये बी बिंदु से। फिर तीसरे को हमने सी बिंदु से बताया है जिसमें उपयोगिता 3 मिल रही है, रोटी का उपभोग भी 3। फिर डी बिंदु पर बताया गया है कि 4 इकाइयां खाने पर उपयोगिता कम होकर 2 हो गई। फिर ई बिंदु पर बताया है कि पांचवा वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो उपयोगिता 1 मिल रही है। तो इस प्रकार से ये ए बी सी डी यहाँ तक ये देखेंगे, यहाँ तक उपयोगिता जो है वो क्या हो रही है? घट रही है। अब अंतिम छठवीं रोटी, एक और अपन ने 5वीं का छठवीं रोटी खाई तो उपयोगिता अपन को 0 मिल रही है, जो एफ बिंदु से प्रदर्शित की जा रही है। फिर एफ बिंदु के पश्चात नीचे एक और जी बिंदु है, ये क्या बता रहा है कि हम 7वीं रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो उपयोगिता हमें ऋणात्मक मिल रही है। तो ये तीनों स्थितियां हमें बताना है। ई बिंदु तक उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी, ई और एफ बिंदु पर उपयोगिता 0 कहलाएगी, और जी बिंदु पर उपयोगिता ऋणात्मक कहलाएगी। यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की ये विशेषता है कि ये प्रारंभ में धनात्मक होती है, फिर 0 होती है और फिर ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से हमें जैसे नीचे लिखा हुआ है चित्र की व्याख्या भी करनी है, और चित्र की व्याख्या के बाद जो प्रश्न में पूछा गया है वही हमको निष्कर्ष के रूप में भी लिखना है कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की जैसे जैसे अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे उपयोगिता जो है वो घटती दर से प्राप्त होती है। प्रश्न दूसरा
किसी वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को समझाइए। अब मांग की लोच से आशय क्या होता है? ये मांग के नियम से संबंधित है। मांग के नियम जैसा आपको पता है कि वस्तु की कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। अब इसी के साथ मांग की लोच का आशय ये होता है कि जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के साथ मात्रा में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा को बताता है मांग की लोच। यानी कीमत में कितना परिवर्तन हुआ तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन विपरीत ही होगा कि कीमत कम होगी तो मात्रा कितनी बढ़ी और कीमत बढ़ी तो मात्रा कितनी कम हुई। अब प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभावित करने वाले तत्व यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे कि मांग की लोच प्रभावित होती है। तो पहला बिंदु है वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव से आशय है कि वस्तु कैसी है, किस प्रकार की वस्तु है। तो वस्तु के स्वभाव का भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं, मान लीजिए अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं जिनका की प्रयोग निम्न वर्ग या अन्य या सभी व्यक्ति जो वो करते ही हैं। तो जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं ये प्रायः बेरोजगार होती हैं। बेरोजगार से आशय के इसको अपन अंतिम प्रश्न जब हम देखेंगे मांग की लोच की श्रेणियां तो आपको और भी अच्छे से समझ में जाएगा। तो यहाँ बेरोजगार से आशय होता है कि कीमत में कम परिवर्तन, कितना भी परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता या बहुत ही कम परिवर्तन होता है। अनिवार्य वस्तुओं के साथ क्या होता है, यदि कीमत बढ़ गई या घट गई तो हम उनको उपभोग करना तो बंद नहीं करेंगे करेंगे लेकिन यानी कीमत का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं होता। फिर वही आरामदायक वस्तुएं जो होती है इनकी मांग जो होती है लोचदार होती है। लोचदार मांग से आशय ये है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है ठीक उतना ही मांग में परिवर्तन होता है। फिर विलासिता की वस्तुएं जो होती है ये अधिक लोचदार होती है। इसका आशय है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, कीमत थोड़ी सी कम हुई तो ज्यादा लोग खरीदने लगते हैं। तो ये मांग की लोच की श्रेणियों से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व पूछे गए हैं, तो जैसी वस्तु होगी वैसी ही उसकी मांग की लोच होगी। दूसरा है वस्तु का प्रयोग। वस्तु के प्रयोग के अनुसार भी मांग की लोच प्रभावित होती है कि वस्तुओं का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। तो जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रयोग के आधार पर कि जिन वस्तुओं का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यानी हमें तो उनको प्रयोग करना ही होगा, कीमत में कम परिवर्तन होगा तो भी हम उस वस्तु को जो है वो ज्यादा लेंगे। अब किंतु बिजली के साथ क्या होता है कि बिजली की दर में यदि वृद्धि हो जाए तो उसकी मांग कम हो जाएगी। इसका अपोजिट भी हम देख सकते हैं कि यदि बिजली की दर में कमी हो जाए तो उसकी मांग जो हो जाती क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर तीसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जैसे चाय कॉफी आदि, तो उन वस्तुओं के साथ क्या होता है उनको भी मांग की लोच प्रभावित करती है। तो जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हों उनकी मांग जो होती है वो अधिक लोचदार होती है। उन्हीं वस्तुओं की मांग करने लगता है व्यक्ति, कीमत के साथ इनका संबंध होता है। इसी प्रकार से जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध ना हो उन वस्तुओं की मांग में विशेष कमी नहीं आएगी क्योंकि वो उसी वस्तु का प्रयोग करेंगे, उनके साथ स्थानापन्न वस्तु है ही नहीं। फिर चौथा है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। जैसे सामान्यतः धनी वर्ग के व्यक्तियों के लिए मांग की लोच बेरोजगार होती है, यानी धनी वर्ग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके पास पहले से पैसा होता है तो उनके द्वारा जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनकी मांग में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता कीमत में परिवर्तन होने पर भी। फिर तथा निर्धन वर्ग के लिए अधिक लोचदार होती है। यानी निर्धन वर्ग के साथ क्या होता है कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होता है यदि तो मांग जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। फिर पांचवा है धन का वितरण। धन का वितरण यानी समाज में व्यक्ति कैसे हैं, अमीर हैं गरीब हैं, लोगों के पास कितना धन है। तो जिस समाज में धन का वितरण समान होता है, धन का वितरण समान यानी ना कोई अमीर ना कोई गरीब, तो जब धन का वितरण समान होता है वहां मांग अधिक लोचदार होती है क्योंकि ज्यादा व्यक्ति खरीदते हैं तो कीमत में कम परिवर्तन से उसकी मांग जो होती है वो ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत धन का वितरण असमान होने की दशा में मांग बेरोजगार होती है, यानी मांग ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। फिर अगला प्रश्न है उदासीनता वक्रों को विस्तार से समझाइए। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोग होते हैं। जब भी हम उदासीनता वक्र देखेंगे तो उसमें दो से अधिक वस्तुएं नहीं होती है। कितनी वस्तुओं के संयोग होते हैं इसमें, हमेशा दो वस्तुओं के संयोग। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग हम रखते हैं
तो कोई भी संयोग जो है वो उपभोक्ता चुन सकता है। इस वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी उपभोक्ता के लिए जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग होते हैं, उन संयोगों में जो संयोग वो चुनता है उनसे उसे समान संतुष्टि प्राप्त, यानी वो कोई भी संयोग चुन सकता है। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 10 रुपए हमारे पास, तो उसमें हम एक समोसा एक पेन ले सकते हैं, या दो समय से बिल्कुल पेन नहीं ले सकते हैं, या दो पेन शून्य समोसा ले सकते हैं, या इसी प्रकार से अमरूद और केले के साथ हम संयोग बना सकते हैं कि उन पैसे में हम कौन कौन से संयोग बना सकते हैं जिनमें कि उपभोक्ता तटस्थ हो जबकि उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये परिभाषित करना है अपने को कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब वक्र पूछा गया, इसमें वक्र यानी होता है जो चित्र के माध्यम से बनता है उसको प्रदर्शित करता है। ये उदासीनता वक्र की विशेषताएं देखेंगे कि उदासीनता वक्र जो है बाएं से दाएं ओर ढालू होता है, यानी उदासीनता वक्र का जो ढाल होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ऐसा होता है, ये इस तरीके से, ये ऐसा ऐसा होता है, ये बाएं से दाएं ढाल। और यह वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर से आशय ये इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, ये उन्नतोदर है। ये वक्र हम यहाँ बनाएंगे, ये वक्र ये जो है मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। फिर यह वक्र उपभोक्ता को प्राप्त समान संतुष्टि की माप है, यानी उपभोक्ता तटस्थ वक्र के अंतर्गत जो भी बिंदु प्राप्त होंगे उसे हर बिंदु से समान संतुष्टि प्राप्त होगी, तब वो कोई भी संयोग चुन सकता है। फिर एक और विशेषता है कि किसी उच्च तटस्थता वक्र में उच्च संतुष्टि के स्तर को दर्शाने की क्षमता होती है। एक से अधिक तटस्था वक्र बना रहे तो जितना ऊंचा तटस्था वक्र होगा उससे उतनी ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और नीचे वक्र से कम संतुष्टि। फिर दो तटस्था वक्रों को ना तो स्पर्श हो सकता है, ना दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही वे एक दूसरे को विच्छेदित कर सकते हैं। यानी तटस्थता वक्र की स्थिति ये इस तरीके से नहीं हो सकती, एक दूसरे को काटने वाली नहीं हो सकती, एक दूसरे को काटते नहीं हो। यानी काटने का आशय क्या हो, ये इस तरीके से काटने का आशय क्या है, ये इस दिशा में बनेंगे, ये इस दिशा में, ये जो है वो एक दूसरे को इस तरीके से इसका कटना नहीं काट सकते। इसके काटने से क्या होगा, ये बिंदु ऐसा होगा इसमें कि दो वक्रों से एक समान संतुष्टि प्राप्त होगी, जबकि अलग अलग संयोग बनते हैं इसमें। फिर तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के संयोग पर ही बन सकता है, जैसे अपन विशेषता देखी थी, इसमें दो वस्तुओं के संयोग को ही लिया जाता है। ये तटस्थ वक्र बनाया हुआ है, ये जो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, वस्तु ए ली है अपन ने, वस्तु बी ली है, तो ये इसमें जो है वो विभिन्न संयोगों के द्वारा तटस्थ वक्र जो इस तरीके से बनेगा। अब प्रश्न में तटस्थता वक्रों लिखा हुआ है, तो वक्रों यानी एक से अधिक वक्र, तो जो दूसरे चित्र में, ये चित्र में जो एक से अधिक वक्र बने हुए हैं इसे हम तटस्थता मानचित्र भी कहते हैं। अब ये बिंदु, ये जो वक्र बने हुए एक दूसरे को विच्छेदित भी नहीं कर रहे, अलग अलग बने हुए हैं, ऊंचा वक्र ज्यादा संतुष्टि को बता रहा है, नीचा वक्र कम संतुष्टि को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये तटस्थता वक्र है एक, और दूसरा है तटस्थता मानचित्र। इसके हिसाब से अपन चित्र की व्याख्या भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद लिखिए। अब अपवाद से आशय के उपयुक्त ह्रास नियम अपन ने पहले देखा था कि वस्तु की हर इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, ह्रास यानी घटना। अपवाद यानी क्या होता है, ऐसी बातें जबकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा, एक्सेप्शंस जिसे हम कहते हैं। तो अपवाद यानी जब उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो लागू नहीं होगा, यानी मिलने वाली उपयोगिता घटेगी नहीं, बढ़ने लगेगी, ऐसी स्थितियां देखेंगे। तो अपवाद है, पहला है दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तुओं के संग्रह पर लागू ना होना। दुर्लभ वस्तुओं से आशय क्या है, जो कि हमें दुर्लभ वस्तुएं जो हमें मुश्किल से मिलती हैं, कठिनाई से मिलती हैं। अप्राप्य यानी जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब हमें यदि उनका संग्रह करना है तो इस पर यह नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर हमें शौक है कि दुर्लभ या अप्राप्य वस्तु ही चाहिए, तो जैसे हमें एक वस्तु मिल गई जो किसी को नहीं मिल पा रही, अब फिर पुनः हमें दूसरी को ये दुर्लभ वस्तु मिल गई तो उससे वो तो हमें ज्यादा अच्छी लगेगी, तो उससे उपयोगिता क्या होगी, हमें बढ़ेगी। फिर तीसरी वस्तु हमें जो दुर्लभ प्राप्त, क्योंकि हमें इसी तरीके की वस्तुओं को संग्रह करने का शौक है जो किसी के पास नहीं है, तो जैसे जैसे वस्तुएं हमारे पास मिलेंगी वैसे वैसे वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो घटने की अपेक्षा बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है मादक पदार्थ के उपयोग में इस नियम का लागू ना होना।
अब मादक पदार्थ यानी ऐसी वस्तु है जो कि शराब आदि जिसे हम कह सकते हैं, तो इसके साथ उपयुक्त ह्रास नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो शराबी व्यक्ति है यदि वो शराब पीता है तो उसे बार बार पीने की इच्छा होती है। यदि एक प्याला उसने शराब पिया तो उसे जो भी संतुष्टि प्राप्त होगी, इसके पश्चात वो दूसरा प्याला यदि पी रहा है तो उसे उपयोगिता उससे ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे शराब पिएगा वैसे वैसे उपयोगिता उसे घटेगी नहीं, उससे हर नए प्याले से शराब जो से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा अपवाद है कि वस्तु की छोटी इकाइयों पर लागू ना होना। जैसे अभी अपन ने रोटी का उदाहरण देखा था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे तो हमें उससे उपयोगिता बढ़ते क्रम में मिलेगी। तो यहाँ भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वस्तु की अत्यंत छोटी इकाइयां होंगी। छोटी इकाइयों से आशय जैसे हम पानी का उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए पानी की पर्याप्त मात्रा होती है 1 गिलास पानी, यदि कोई हमारे मुंह में एक एक बूंद पानी डालेगा तो हमें उससे तो संतुष्टि क्या होगी? घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी होने पर भी ये नियम लागू नहीं होता। फिर अगला है धन संचय की प्रवृत्ति। धन संचय की मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि उसे धन से बहुत प्रेम होता है। धन उसे जैसे जैसे मुद्रा के रूप में हो या अन्य रूप में हो, उसे जैसे जैसे प्राप्त होगा वैसे वैसे उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। जब ज्यादा अच्छा लगेगा यानी उससे उपयोगिता उसे घटने की बजाय बढ़ेगी। फिर अगला पॉइंट है अच्छा साहित्य, सुरीला संगीत, गीत संगीत सुनने का मन। यदि उसे अच्छा साहित्य या गीत संगीत सुनने का मन है तो उसे हर अगले गाने से, हर अच्छे साहित्य से उसे उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ेगी। वो ज्यादा अच्छा साहित्य, ज्यादा अच्छा गीत संगीत सुनने में रुचि लेगा। तो ये अपवाद अपन ने देखे। अपवाद से आशय ऐसी बात है जब उपयुक्तता ह्रास नियम लागू नहीं होता। फिर भी ये पांचों पॉइंट जो अपन ने देखे, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं कि इनके बाद एक बिंदु के बाद भी हमें उपयोगिता जो वो घटने ही लगती है। जैसे शराब व्यक्ति शराब पीना, उसके बाद फिर जब एक बिंदु ऐसा आता है जब उसे घटती है, या जो साहित्य गीत सुनने के बाद वो बोर हो जाता है। तो ये अपवाद पूछा गया तो अपने को अपवाद ही लिखना है। अगला प्रश्न है मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग, तीसरा है लोचदार मांग, चौथा है अत्यधिक लोचदार मांग और पांचवा है बेलोचदार मांग। तो पुस्तक में जो क्रम दिया हुआ है ये क्रम मैंने बदला है। यदि आप इस क्रम से पढ़ेंगे, इस क्रम से ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। देखिए किस प्रकार से। पहला है पूर्णतया लोचदार मांग। तो इससे हम सीधे चित्र पर चलते हैं पहले। तो पूर्णतया लोचदार मांग में एक वस्तु पर मांग की मात्रा ली गई है, एक वस्तु पर कीमत। अब कीमत यदि पी कीमत है किसी वस्तु की, ये पी कीमत है। वस्तु की कीमत 1 और मात्रा जो है इस पर पहले पी पर कीमत कितनी है? ये क्यू मात्रा है। पी कीमत पर क्यू मात्रा है। अब कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन मात्रा घट गई, Q2 हो गई। ये Q से कम होकर कितनी हो गई? ये Q2 हो गई। फिर कीमत नहीं बदल रही तो मात्रा बढ़ गई, Q1 हो गई। तो यहाँ जब हम चित्र बनाएंगे तो कीमत का हमें एक बिंदु बनाना है और मात्रा के एक से अधिक 2, 3, 4 हम बना सकते हैं। इस चित्र से क्या समझ में आ रहा है? जब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन मात्रा में परिवर्तन होता है तो वो मांग की लोच कहलाती है। कौन सी? पूर्णतया लोचदार मांग। लोचशीलता काय में? मांग में। पूर्णतया कितनी लोचशीलता? पूर्णतया। तो अब पूर्णतया लोचदार मांग से आशय क्या है? चित्र से ही हम परिभाषित कर सकते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु की प्रचलित कीमत पर मांग अनंत होती है। इस अवस्था में कीमत में जरा सी वृद्धि। अब अपन ने मांग कीमत 1 देखी तो इसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन कितनी वृद्धि? जरा सी। तो जरा सी भी मांग कीमत में जरा सी मांग वृद्धि मांग को शून्य या कीमत मांग को अनंत कर देती है। कहने का आशय ये है कि कीमत में परिवर्तन ना होने पर या जरा सा परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। तो ये स्थिति अपने को वास्तविक स्थिति देखने में नहीं पता चलती। तो ये काल्पनिक स्थिति है। ये काल्पनिक स्थिति से आशय ये है कि हमें वास्तविक जीवन में देखने हमें नहीं मिलती ना, कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो भी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। अब इस अवस्था में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। वह आधार रेखा के समानांतर होता है। ये जो वक्र बना हुआ है ये आधार रेखा के समानांतर दिख रहा है। ये मांग की लोच जो होती है बराबर जो है ये अनंत का निशान, इसे हम पढ़ते हैं अनंत। तो मांग की लोच
पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की लोच अनंत होती है। ये काल्पनिक स्थिति है। जब काल्पनिक स्थिति है तो इसमें वस्तुओं का उदाहरण नहीं है, कि किसी प्रकार की वस्तु ऐसी नहीं होती। चित्र की व्याख्या भी हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग को मैंने दूसरे नंबर पे रखा है। इसका ठीक उल्टा, पुनः हम चित्र में जाएंगे। इसमें कीमत जो है वो 3 कीमत है। ओपी कीमत है, OP2, OP1, और मात्रा जो है वो स्थिर है, x मात्रा है। अब इसकी परिभाषित हम कैसे कर सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत घट जाए या बढ़ जाए, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका जो वक्र जो है हमें कैसा दिख रहा है, OI के समानांतर दिख रहा है। परिभाषित किस तरीके से किया गया है कि जब वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसी मांग को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। जब हम याद करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि केवल मांग तरफ हम ध्यान रखें। कैसी मांग? पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार है ना, उसमें लोचशीलता बिल्कुल नहीं है, स्थिर है वो। इस अवस्था में मांग की लोच शून्य होती है। इस दशा में मांग वक्र y अक्ष के समानांतर होता है। इस स्थिति को रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है। तो ये रेखा चित्र बना के इसके हिसाब से हम परिभाषित कर सकते हैं। ये स्थिति भी काल्पनिक स्थिति होती है, यानी पूर्णतः लोचदार मांग भी काल्पनिक स्थिति है और पूर्णतः बेलोचदार मांग भी काल्पनिक स्थिति है। इस प्रकार की मांग की लोच जो होती है वो शून्य होती है। इसको भी चित्र के द्वारा हम व्याख्या कर सकते हैं। x अक्ष पर मात्रा दी गई है, y अक्ष पर कीमत दी गई है। कीमत में कोई कीमत P1 होने पर मात्रा Q है। जब कीमत P1 से बढ़कर P हो जाती तब भी मात्रा Q है। कीमत P1 से P2 कम हो जाती तब भी मात्रा Q है, यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला है लोचदार मांग। अब लोचदार मांग पुनः हम चित्र पर जाएंगे। लोचदार मांग में देख रहे हैं हम कि जब कीमत P है तब मात्रा Q है, ये Q। यानी अब ध्यान रखना है कि यहाँ भी मांग का नियम लागू हो रहा है। कीमत P होने पर मात्रा कितनी है? Q। अब कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम हो जाएगी। कीमत P से बढ़कर कितनी हो रही है? P1। तो मात्रा कम होकर Q से घटकर कितनी हो रही है? Q1। अब लोचदार मांग में हमें ये देखना है कि जो कीमत में जितना अंतर है ये दोनों के बीच में, P1 और P के बीच में जो अंतर है उतना ही अंतर जो है वो Q1 और Q में है। अब आशय क्या है इसमें कि लोचदार मांग में कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांगी गई मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होता है। यानी कीमत जितनी कम होगी मात्रा उतनी ही बढ़ेगी, या कीमत जितनी बढ़ेगी मात्रा उतनी ही कम होगी। इसको हम प्रतिशत में भी देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोचदार मांग की स्थिति तब होती है जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, यानी दोनों में परिवर्तन कैसा होता है? बराबर। इस अवस्था में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। कैसे होती है इकाई के बराबर? उदाहरण लिखा हुआ है कि यदि कीमत में 20% वृद्धि होने पर मांग में 20% ही कमी हो जाए तो ऐसी मांग की लोच लोचदार मांग कहलाएगी। अब 20% कमी और 20% ही वृद्धि, जब हम मांग की लोच निकालते हैं तो मांग की लोच का सूत्र होता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जब हम 20/20 करेंगे तो बराबर 1 आएगा। तो इसकी मांग की लोच जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। ये लोचदार मांग। इन लोचदार मांग का उदाहरण है आरामदायक वस्तुएं। यानी आरामदायक वस्तुओं के साथ ऐसा होता है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है मात्रा में भी उतना ही परिवर्तन होता है। चित्र की व्याख्या भी अपने को लिखनी होगी इस तरीके से। यदि वस्तु की कीमत नहीं थी तो मात्रा इतनी है, कीमत जितनी हुई, जितनी कीमत में परिवर्तन उतना ही मात्रा में परिवर्तन। ये वस्तुओं की लोच जो होती है वो कौन सी वस्तुओं की होती है? आरामदायक वस्तुओं की होती है। लोचदार मांग जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। अगली श्रेणी है अत्यधिक लोचदार मांग। अब लोचशीलता अधिक काहे में? चित्र में देखिए मांग में ये दोनों के बीच का अंतर ज्यादा है ना, Q का अंतर ज्यादा है और P का अंतर जो है वो कम है। यानी जब कीमत P है तो मात्रा Q है। लेकिन अब कीमत क्या होगी? P से कम होकर P1 हुई, यानी जितनी कम हुई मात्रा उससे ज्यादा बढ़ रही है। Q से बढ़कर कितनी हो रही है? Q1। P1 P का अंतर कम है, Q1 Q का अंतर ज्यादा है, यानी कीमत में कम परिवर्तन होने पर मात्रा ज्यादा बढ़ गई, या कीमत कम ज्यादा बढ़ने पर
कीमत थोड़ी सी बढ़ने पर मात्रा जो है ज्यादा कम हो गई, तो विपरीत दिशा में ही परिवर्तन होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अत्यधिक या अधिक लूजदार मांग की अवस्था में मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा होता है, यानी मांग में ज्यादा परिवर्तन। अत्यधिक लूजदार, लूजदार अधिक का क्या चीज, मांग। जैसे यदि वस्तु की मांग में 25% परिवर्तन से ज्यादा होता हो तो कीमत में परिवर्तन जो है 25 से कैसा होगा, कम होगा, 20% होगा। तो ऐसी वस्तु की मांग अधिक लोजदार कही जाएगी। ऐसी वस्तुएं जो का उदाहरण है विलासितापूर्ण वस्तुएं। विलासितापूर्ण वस्तुओं के साथ क्या होता है, यदि कीमत थोड़ी सी कम हुई तो ज्यादा लोग लेने लगते हैं। तो कीमत में कम परिवर्तन होने पर मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होगा। ऐसी मांग की लोच जो होती है वो इकाई से अधिक होती है। यदि हम सूत्र में रखकर देखेंगे तो इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक, एक से ज्यादा आएगी। चित्र की व्याख्या कर सकते हैं कि ये वस्तु कीमत है, ये मात्रा है, कीमत इतनी परिवर्तन हुई, मात्रा इतनी परिवर्तन हुई। कीमत में कम परिवर्तन होने पर मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। ये मांग की लोच अत्यधिक लोचदार कहलाती है। ये वस्तुएं होती हैं विलासिता की वस्तुएं। अंतिम श्रेणी है बेरोजगार मांग। अभी अपन ने क्या देखा था, अधिक लोजदार, अब देख रहे हैं अपन बेरोजगार मांग। बेरोजगार मांग से आशय चित्र में देखेंगे। अब ये इसका उल्टा है, अत्यधिक लोजदार का उल्टा है, यानी कीमत में हमें ज्यादा अंतर दिख रहा है और मात्रा में कम अंतर दिख रहा है। P1 और P के बीच की दूरी ज्यादा दिखाई दे रही है और Q1 की बीच की दूरी है ये कम दिखाई दे रही है। जब कीमत P है, वस्तु की कीमत P है, तो मात्रा कितनी है, Q। अब कीमत P से कम होकर P1 हुई, यानी ज्यादा अंतर आया है, इसमें ज्यादा कम हुई, तो मात्रा जो है Q से बढ़कर Q1 कम बढ़ी, यानी कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने पर मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, कम। मांग जो है वो बेलोच है। इसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी कीमत में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन और मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन। क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन। जैसे उदाहरण लिखा हुआ, यदि वस्तु की कीमत 30% कम हो तो मांग में केवल 30 से कम प्रतिशत परिवर्तन होगा, 20 होगा, 25 होगा, लेकिन 30 से कम। तो ये कहलाती है बेरोजगार मांग। इस अवस्था में मांग की लोच इकाई से कम होती है। क्यों होगी इकाई से कम, क्योंकि कीमत मात्रा में मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में ज्यादा। यदि हम 20/30 करेंगे, मान लो ऊपर कम अंक आएंगे, ज्यादा कम, या नीचे जो है वो ज्यादा अंक आएंगे। तो आगे चित्र की इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वो एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा दिखाई गई है और वाई अक्ष पर जो है वस्तु की कीमत दिखाई गई है। जब वस्तु की कीमत P है तो मात्रा Q है। जब कीमत ज्यादा बढ़ गई, जैसे 30% कम हो गई P1, तो मात्रा जो है वो 30% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 30% से कम बढ़ेगी। तो ये वस्तुएं जो होती हैं ये अनिवार्य वस्तुएं होती हैं। धन्यवाद।